नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जे सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कक्षा 8 ना जो हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे ताकि पूरा अध्याय यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, नील उगाने के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह या चिपको सत्याग्रह। तो जब गांधी जी की यहाँ पे नील उगाने के विरोध में जो चर्चा की गई है उस आंदोलन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो वो यहाँ पे राइट आंसर आएगा, वो है चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। असम, बिहार, बंगाल एवं केरल में केंद्रित यूरोपियन लीगों के स्वामित्व वाले बड़े संपदा को क्या कहा जाता है? यानी कि ज़्यादातर पूर्वी भाग के अंदर जो रहने वाले जो पूरी तरह से यूरोप के अधीन था, उनके स्वामित्व में था, उस बड़े भूस्वामी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वृक्षारोपण, खेती, कृषि भूमि या व्यावसायिक भूमि। तो उस भाग को ज़्यादातर कहा जाता है वृक्षारोपण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार भू राजस्व कुल उत्पादित फसल पर लगभग कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पे बात की गई है, तो उसके अंदर जो भू राजस्व कर था वो हमें बताना है। तो उस टाइम पे जो भू राजस्व कर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 50% लगाया था कर, 40%, 60% या फिर 55%। तो स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पे बात की गई है, तो उसमें जो राइट आंसर आएगा 50% उन्होंने कर निर्धारित किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ब्रिटिश बागान में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी ना? तो यहाँ पे फसल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है नील, चाय, जूट या कॉफ़ी। तो ब्रिटिश बागान में जो पहली फसल उगाई जाने वाली थी वो थी नील। नील की खेती थी उस टाइम पे ब्रिटिश बागान के अंदर उगाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते ही, रैयतवारी प्रथा के अनुसार राजस्व को कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था? तो रैयतवारी यहाँ पे प्रथा की जानकारी दी गई है। जो ज़्यादातर रैयत यानी किसान कहलाते थे, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए या 40 वर्ष के लिए। तो रैयतवारी प्रथा है जो ज़्यादातर दक्षिण भारत के इलाकों के अंदर वहाँ पे राजस्व के ऊपर जो कर निर्धारित किए गए थे, और जो वो कर जो राजस्व निर्धारित किया गया था वो था 30 वर्ष के लिए वहाँ पे निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ कि रैयत कौन थे? ऑप्शन सामंत, किसान, जमींदार या अंग्रेज। तो रैयत इनमें से जो कहलाते थे पुराने समय पे वो थे किसानों को रैयत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है किसान, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया? ऑप्शन है थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, डलहौजी, मैकेंजी।
तो रैयतवारी व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। जो लागू किया गया था वो थे थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। लेकिन ये जो रैयतवारी जो व्यवस्था है वो बनाई गई थी वो थे होल्ट मैकेंजी के द्वारा पूरी निर्माण की गई थी, है ना। फिर दक्षिण भारत के अंदर उसे रैयतवारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा थॉमस मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ऑफ बंगाल की उपाधि प्राप्त की थी? तो 1768 ऑप्शन दिए गए हैं, 1765, 1782 और 1777। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ऑफ बंगाल की उपाधि 1765 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किस वर्ष कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? ऑप्शन ए 1795, 1787, 1793, 1789। तो यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो साल था 1793। उस टाइम पे ये जो स्थायी बंदोबस्त थे वो लगाया गया था और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 1865 से पहले कंपनी, यहाँ पे डैश दिया गया है, ब्लैंक्स दी गई है, से सोना और चांदी का आयात करती थी, यानी कि कहाँ से करती थी वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है ब्रिटेन से, रूस से, फ्रांस से या अमेरिका से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा कि 1865 से पहले जब, है ना, कंपनी कहाँ से लाती थी, तो वो राइट आंसर आएगा यहाँ पे ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी, है ना। और यहाँ से बनी हुई चीज वस्तुओं को, यानी कि उस टाइम पे जो सूती वस्त्र देखो, हाँ, रेशमी कपड़े हैं, वो यहाँ से लेके जाते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 1770 में पड़े अकाल ने, ब्लैंक्स दी गई है, ने 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया था। तो कौन से भाग के अंदर पड़े थे ये अकाल के अंदर इतनी जाने गई थी? ऑप्शन भी दिए गए हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा या राजस्थान। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे बंगाल की। 1770 में पड़े जब अकाल पड़ा था, बंगाल के अंदर आया था, जहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि उस टाइम अकाल के अंदर लगभग 1/3 जितनी आबादी थी, जनसंख्या थी, वो समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस टाइम पे यहाँ पे हमें गवर्नर जनरल को पहचानना है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थायी बंदोबस्त है जो कि उस टाइम पे 1793 में लागू किया गया था और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसे 1822 में लागू किया गया। उस व्यवस्था का क्या नाम था? तो यहाँ पे जब स्थायी बंदोबस्त को हटाने के लिए पश्चात बहुत सारी कंपनी के अधिकारियों ने विचार विमर्श किया और एक नया वहाँ पे कुछ जो परिवर्तन लाए थे, है ना, वो 1822 में उन्होंने लागू की गई थी और वो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज व्यक्ति ने व्यवस्था लागू की थी। तो उस व्यवस्था का नाम हमें यहाँ पे पहचानना है। तो महालवारी बंदोबस्त, मुनरो व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या रैयतवारी व्यवस्था।
तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा, उसे कहा जाता है महालवारी बंदोबस्त, है ना। तो उस टाइम पे गांव के अंदर क्या किया गया था, पूरा हिसाब किताब वहाँ पे लगाया गया था कि कौन से भाग के अंदर कितना उत्पादन हो सकता है, और ज़मीन का दौरा किया गया, गांव के अंदर खेतों को नापा गया, और उस आधार पर वहाँ पे जो इस महालवारी बंदोबस्त के आधार पर वहाँ पे कर तय किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया था? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, चार्ल्स कॉर्नवालिस, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड या होल्ट मैकेंजी। तो रैयतवारी व्यवस्था जो दक्षिण भारत के इलाकों के अंदर लागू की गई थी, है ना। तो यहाँ पे जो उसको लागू करने वाले थे वो थे थॉमस मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। किस सदी में कंपनी ने अफीम और नील की खेती पूरा पर जोर लगा दिया था, है ना। तो जब अफीम और नील की खेती कौन सी शताब्दी के दौरान बहुत ही उसके ऊपर जोर लगाया गया था? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे 18वीं शताब्दी के समय पे अफीम और नील की खेती पर ज़्यादा जोर लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, विलियम मॉरिस किस जगह के कलाकार थे? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, तालिबान या अमेरिका। तो उस टाइम पे जो ना नीले रंग के जो कलर था, रंग था, उसका ज़्यादा प्रचलन था। हर कोई जो यूरोप के अंदर उनकी भारी मांग थी, और काफ़ी अलग अलग तरह के उस टाइम पे जो कॉटन छापे थे वो खोले गए थे। तो यहाँ पे विलियम मॉरिस के कलाकार के बारे में पूछा गया है, तो वो थे रहने वाले ब्रिटेन के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, नील का पौधा मुख्य रूप से कौन से इलाके में ही उगाया जाता था, है ना। तो नील के जो कृषि के लिए खास एक इलाका बहुत ही उसके लिए उपयोगी था। ऑप्शन दिए गए शीतकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा, नील के पौधे के लिए मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाका ज़्यादा वहाँ पे उगाया जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उष्णकटिबंधीय इलाका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 कि वोड क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है एक मशीन, एक पौधा, एक गांव या एक शहर। तो वोड एक क्या था बच्चों? वोड एक पौधे का प्रकार था। तो वोड एक यहाँ पे पौधा आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, किस सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बंद हो गई थी? ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी। तो यहाँ पे जो भारतीय नील की जो मांग बंद हो गई थी वो थी 18वीं शताब्दी, है ना। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते उनकी जो मांगे थी वो बंद हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, नील की खेती के मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी? ऑप्शन दी गई 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 1 प्रकार की। तो नील की खेती मुख्यतः 2 प्रकार की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही होगा। एक तो था नीज और दूसरा था रैयती। तो ये 2 प्रकार की खेती थी वो की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः कौन करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं पुरुष और महिला, महिला, पुरुष,
या तीनों, महिला, पुरुष और मजदूर। तो भारत की में जो नील के पौधों की जो कटाई का जो अधिकांशतः उसमें केवल पुरुष लोग ही किया करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड पुरुष राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, वेट्स क्या है? ऑप्शन है एक पौधा है, एक प्रकार का नील है, एक मशीन है या एक होद है। तो राइट आंसर आएगा वेट्स एक होद है। यानी कि जब उस टाइम पे कारखाना लगाया जाता था तब वो वहाँ पे होद तैयार किए गए थे और उसके अंदर ये नील के जो पत्ते थे उनको उसके अंदर डुबोए रखते थे, तो उसे होद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट है एक होद राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, वाट क्या है? ऑप्शन है एक तोलने वाला यंत्र, सेकंड एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, थर्ड एक बोल वाला यंत्र, फोर्थ एक व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे वाट के पूछा गया है। तो उस टाइम पे जो वाट था ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र के रूप में उसका उपयोग होता था ज़्यादातर, है ना। उस टाइम पे लोग एक बड़ा सा एक लकड़ी जैसा भाग रहता था, है ना, जिनको कई घंटों तक मजदूर लोग थे, है ना, जो होद के अंदर खोलने के लिए इस वाट का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 कि निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे एक साइड 1 2 3 4 दिए गए हैं और उसके सामने ABCD दी गई है, तो हमें उसे मिलान करने हैं। तो यहाँ पे रैयत, जो कि उस टाइम पे रैयत किसे कहा जाता था, तो उसे रैयत यानी कि किसानों के लिए प्रयुक्त होता था। सेकंड है महाल, यानी कि महाल उस टाइम पे जो ग्राम समूह हुआ करते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था ग्राम समूह। निज, जो कि एक बागान मालिकों की जो उनकी भूमि रहती थी, जमीन रहती थी, उनके ऊपर जो खेती करते थे उसे निज के नाम से उसे जाना जाता था। और रैयती यानी कि जो किसान लोग थे अपनी भूमि पर खेती करते थे, रैयतों की ज़मीन पर खेती करना। तो यहाँ पे जो सही जो जोड़े हमने बना दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ कि गुमास्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन है सैनिक को, एजेंटों को, रैयतों को या फिर इन सभी को। तो उस टाइम पे जो बागान मालिक थे क्या करते थे, लगान वसूली करने के जो आने के लिए आते थे, एक वहाँ पे तैयार किए गए थे, वो गुमास्ता कहलाते थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो है एजेंटों को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, किस मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की जब सर्दियों के अंदर उन्होंने दौरा किया तब वहाँ पे हमें मजिस्ट्रेट ने जो जारी किया नोटिस था वो हमें मजिस्ट्रेट की यहाँ पे पहचान करनी है। ऑप्शन है एसले ईडन ने, सेकंड मिशेल ने, थर्ड रिफन ने या फोर्थ अर्नॉल्ड ने। तो राइट आंसर आएगा जो मजिस्ट्रेट थे वो थे एसले ईडन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, किस सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था? ऑप्शन है 18वीं 19वीं सदी, 17वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा कि 19वीं सदी के अंत में आखिर में कृत्रिम रंगों का धीरे धीरे निर्माण था वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28,
इनवर्टेड कोमा में दिया गया है कि भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये जो सेंटेंस है वो किसने कहा था? ऑप्शन है शौकत अली ने, श्यामजी दास ने, अब्दुल्ला ने या हाजी मुल्ला ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है हाजी मुल्ला ने ये सेंटेंस कहा था। तो यहाँ पे हमारे आज के जो अध्याय की प्रश्नोत्तरी है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना पूर्ण होती है। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी बच्चों आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी। हमारे चैनल जय जय सर एकेडमी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।